शास्त्री नगर की, जयपुर के शास्त्री नगर की मासूम का गुनहगार और इंसानियत का हत्यारा सिकंदर खान पकड़ा गया है और देर सवेर अपने अंजाम तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन जयपुर के गुनहगार अभी सलाखों के पीछे हैं। वो गुनहगार जिन्होंने एक मासूम के दर्द को नफरत फैलाने के मौके में तब्दील करने की कोशिश की और एक हद तक कामयाब भी हुए। प्रशासन की नाकामी अपनी जगह पर है, लेकिन नफरत के इन सौदागरों पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रभावशाली और जिम्मेदार नागरिकों की नसीहतें भी बेअसर साबित हुई। पक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार उपद्रवियों के साथ नरमी से पेश आई और सरकार की इस कथित नरमी को समुदाय विशेष से जोड़ा जा रहा है। सदन में भी इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। विधानसभा चल रही है आजकल और आज बजरंग दल ने और विश्व हिंदू परिषद ने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी पर हम आज प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। पहले कुछ बिंदु। जयपुर का सीरियल रेपिस्ट जीवाणु और सिकंदर पकड़ा गया, लेकिन गंदी सियासत ने माहौल बिगाड़ा। जीवाणु पकड़ा गया, लेकिन सियासत के इन्फेक्शन का कब होगा इलाज। दुष्कर्म पर आक्रोश के बहाने जयपुर में हुई थी जमकर तोड़फोड़। वाहनों मकानों को उपद्रवियों ने जमकर बनाया था निशाना। बवाल से बचने के लिए प्रशासन ने कई दिनों तक बंद रखी इंटरनेट सेवा। जीवाणु के पकड़े जाने के बाद बीजेपी ने सरकार को घेरा। कल सदन में सरकार पर साधा निशाना। आज बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। शास्त्री नगर रेप प्रकरण के दौरान उत्पात मचाने वालों को पकड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जयपुर कलेक्ट्रेट सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विहिप ने जीवाणु को जल्द सजा दिलाने की मांग की। हवस के जीवाणु की खौफनाक दास्तान, बच्चों और पुरुषों के साथ किन्नरों को बनाया शिकार। आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ मुकेश पारिक साहब हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मानचंद खंडेला जी हैं, विश्लेषक हैं आप। और अब्दुल लतीफ फारको साहब हैं, आप सेक्रेटरी हैं मिल्ली काउंसिल के। और अभी मैंने जिन लोगों का इशारा किया था आपको कि जिम्मेदार और प्रभावशाली लोगों की बात भी नहीं सुनी गई, उन्हीं लोगों में से एक आरको साहब भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर समझते हैं और जिन्होंने कोशिश की थी कि ये इस तरह की बातें सामने नहीं आएंगी। बहुत स्वागत है आप सभी का। और मुकेश पारिक साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक वारदात हुई, बहुत ही निंदनीय और दुख पहुंचाने वाली, आत्मा को झकझोरने वाली वारदात हुई। उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। उसके बाद प्रशासन और पुलिस के स्तर पर जो कुछ हो सकता था वो हुआ। अब क्या शिकायत है आपको? निश्चित रूप से एक जयपुर को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक बालिका के साथ इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हम सबको शर्मसार करती है और हमारे जयपुर की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो निंदनीय था। उसकी आड़ में जब देखा यह गया कि जब ये अपराध हुआ, उस अपराध के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना की आड़ में उपद्रव मचाया। और वो इस प्रकार का उपद्रव था कि शास्त्री नगर में रहने वाले लोग जो थे, जो निर्दोष थे, बेकसूर थे, जिनका कोई उससे लेना देना नहीं था, उनके घरों में जाके तोड़फोड़ मचाई। जो राहगीर वहाँ पर चल रहे थे, उन राहगीरों को पीटा गया। दुकानों में तोड़फोड़ की गई। सैकड़ों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। और इतना ही नहीं, पुलिस पर भी हमला किया गया। पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। और एक इस प्रकार का जयपुर में माहौल बना दिया गया कि जैसे पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ये घटना एक दिन नहीं हुई, ये घटना लगातार 2 दिन हुई। एक दिन कांवटिया हॉस्पिटल के बाहर हुई और दूसरे दिन शास्त्री नगर थाने के बाहर हुई। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो अपराधी था, जिसने अपराध किया था, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होती, लेकिन उसकी आड़ में ये कोशिश की गई कि इस घटना से ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस तरीके के लोग भी सम्मिलित होंगे कि जो चाहते होंगे कि उस रेपिस्ट की तरफ से ध्यान हटे और उस घटना तक पुलिस और प्रशासन का ध्यान नहीं जाए और पुलिस प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए इस घटना को एक नया मोड़ दिया गया। मेरा पुलिस प्रशासन से ये आग्रह है कि इस स्थिति में भी जांच करें कि कहीं ये जो दंगा फैलाने और उकसाने वाले जो लोग थे, कहीं ना कहीं उनके तार सिकंदर और आदि जो उसके साथी लोग थे उनसे तो नहीं जुड़े हुए थे, जिससे कि इस घटना से उनका ध्यान हट सके। हमारा सीधा सीधा इस पर यह आरोप है कि कांग्रेस की सरकार जब से आई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। एक तरीके से बाढ़ आ गई। एक अभी आपने देखा कि ये सीरियल रेपिस्ट है, ये इसने कितने रेप किए हैं, ये सब सामने आया। और इस प्रकार की घटनाएं बहुत हुई। आम जन में इस सरकार के आने के बाद भय व्याप्त हुआ है और जितने अपराधी हैं उनको बड़ा अच्छा माहौल एक नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इस सरकार पर, मेरा आरोप है
कि ये घटना होने के बाद इस पर उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो सब कुछ कैमरे में कैद है और उसमें, लेकिन उनके साथ नरमी दिखाई जा रही है। क्यों दिखाई जा रही है? आज तक क्या मानना आपकी पार्टी? मेरा मानना यह है कि इसको कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की रही थी। इसमें भी तुष्टीकरण की एक कहीं ना कहीं बू नजर आ रही है, इसमें भी वोट बैंक वाली राजनीति नजर आ रही है। इन सब के कारण इस सरकार का अपराधी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। आज मेरे को भी उतना ही दर्द है जिससे जितने उसके पिता को दर्द है जिस बच्ची के साथ ये कांड हुआ है, लेकिन इस प्रकार का ये सरकार का रवैया हमको शर्मसार करता है और ये निंदनीय है कि वोट की राजनीति के पीछे जो लोग ऐसे उड़दंग मचाते हैं, जो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। और अगर सरकार ने इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो मेरा दावा है कि ये आपके अपराधी कभी आपके काबू में ही नहीं आएंगे। आज पुलिस निहत्ती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण। अभी तक मात्र 4-5 लोगों को पकड़ के खाना पूर्ति की जा रही है। मेरा आरोप है कि इसमें कम से कम 100-200 लोग जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होगा। और आप ये देखिए कि ये सिकंदर ही नहीं, इसके कुछ साथी हैं जो सिकंदर है, वो रफीक है, इशाक है, जिन्होंने इन चोरी में इनकी कंपटीशन होता था कि कौन कितने ज्यादा ताले तोड़ता है, कौन कितनी ज्यादा चोरी करता है। और जिसने इनको घर पे रखा, जिनको संरक्षण दिया, बेहतर होता कि पुलिस और प्रशासन इस प्रकार का काम करता, जिससे हमारा शांत जयपुर, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, गंगा जमुनी जो तहजीब है वो कायम हमारी ये रहे। इसके लिए इस कांग्रेस सरकार को तुष्टीकरण छोड़ के, वोटों की राजनीति का मोह छोड़ के और अपराधी और सिर्फ अपराधी इस अनुसार काम करना चाहिए। आर्को साहब, ये गुनहगार तो पकड़ा गया, मासूम का जो गुनहगार था, जयपुर के जो गुनहगार बन गए जो लोग, उनको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए साहब, ये मेरे ख्याल से हमारे मित्र जिन्होंने अभी आपको जो कुछ बताया है, हाँ, ये शायद वन साइडेड बात है। हाँ हाँ, दूसरी साइड बताइए ना सर। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 महीने से जी उस इलाके में तकरीबन 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें रात में जो लोग गुजर रहे हैं उनको रोका जाता है और उनके धर्म को पूछा जाता है, और वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो उनकी पिटाई होती है, उनको खून कर दिया जाता है, उनकी जेब से मोबाइल छीन लिए जाते हैं, पैसे छीन लिए जाते हैं। अच्छा। थाने में जाकर के जब FIR दर्ज कराते हैं, FIR दर्ज नहीं होती है और उनको मेडिकल करा करके छुट्टी हो जाती है। ऐसा एक वाक्य नहीं है, अच्छा। 7 वाक्य लगातार इस तरह के वहां होते रहे और पुलिस कोई उस पर एक्शन नहीं लिए। अच्छा, तो ये इतनी बड़ी घटना बराबर लगातार 3 महीने में चलती रही, इस पे प्रशासन सो रहा था। हाँ, और वो लोग शराब पी करके चंद पैसों के लालच में आकर के और इस तरह की घटना कराते थे। जय श्री राम बोल नहीं तो मारते थे, जय श्री राम बोल नहीं तो मारते थे। ये क्या तरीका है? आप देखिए कितना टाइम तक बर्दाश्त उन लोगों ने किया होगा। अच्छा। कि जब जिसका नौजवान बच्चा सर फट गया, पैर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई और वो अस्पतालों में जाकर के और जो है उनका इलाज हो रहा है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो ये लगातार घटना के बाद फिर 22 तारीख को एक घटना होती है और वो घटना होती है 4 साल की बच्ची के साथ। अच्छा, उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी जबान काट दी जाती है, फिर भी पुलिस खामोश है। आप धीरे का अंदाजा लगाइए कि उन लोगों के साथ कितनी उन्होंने बर्दाश्त किया होगा। ठीक बात है, उसके बाद उनका गुस्सा फट पड़ा। अब अगर मान लीजिए ऐसी सूरत में हाँ, फिर अगर वो लगता कर है भी कि दे। ये काम होता है, हाँ। तो फिर कैसे ये सही माना बात जा है। सकता है कि हाँ। सारा वन साइडेड हुआ है? तो ये- किसी न किसी तो ये- उग्रवादियों ने तो जो ये मतलब- ऐसा काम करा रहे हैं मारपीट का, हाँ। उन्होंने कोई गलत मैसेज डाल करके तो- और ऐसी हवा फैला दी कि नहीं, जिससे इतना- लोगों को जोश आया और जोश आकर के वो रोड पे आ गए। ठीक ठीक है, एक मिनट। तो इतना कुछ हो गया, दरअसल आप ये कहना चाहते हैं इतना कुछ हो गया कि ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जो कुछ सामने आई वो। तो फिर आप लोगों ने समझाया क्या होगा उन लोगों को? आप लोग तो ये दम भर रहे थे कि हमने उनको समझाया। देखिए, समझाने का आप मतलब खुद ये- इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो इतना दर्द में डूबे हुए थे कि उनका दर्द फट करके बाहर आना लाजमी था। तो फिर आप जैसे लोगों ने समझाया क्या? हाँ बताइए। आप सुन ले जरा। हाँ बताइए। आप समझाने की कह रहे हैं, इस वक्त समझाएं, कब समझाएं? 7 वाक्य हो गए समझाने से, तो वो बिल्कुल लोग रुके ठीक थे है। साथों में। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। जब यानी इस- बलात्कारी का मामला बढ़ा, ठीक है। तो हमारे भी बस के बाहर हो गई। हमारे समझाने पर भी वो नहीं समझ सके कि आप लोगों की वजह से देखिए बलात्कार हो गया हमारे नहीं, 4 साल की बच्ची आप की, समझाएंगे फिर हो जब गया आप- जब- 7 साल की बच्ची के साथ जब आप बलात्कार हो गया। जस्टिफाई कर रहे हैं सर, जब तो आप उनके मुझे गुस्से को बताइए जस्टिफाई कर रहे हैं, कि आप मुझे बताइए, आप उनके justify गुस्से को क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे आप हैं, मुझे बताइए, तो फिर आप कौन लोगों ने क्या समुदाय समझाइश ऐसा की है होगी? क्या कि समझाइश जहाँ की ऐसा होगी? नहीं होता,
आज पूरे मुल्क में किसी न किसी नाम पर हम लोगों पे जुल्म होता है। आप अगर हम आवाज भी उठाएं तो आप हमें जो है जालिम करने लग जाते हैं। हम अगर कुछ भी कहें तो आप हमारे साथ कांग्रेस को कहते हैं तो मुसलमानों की पार्टी है। मतलब ये जो अंदाज है बीजेपी का, ये इस अंदाज की वजह से आज हमारे मुल्क की हालत ये हो गई है कि नफरत जो है इस तरह से फैलती जा रही है कि विदेशी मुल्कों से जो फाइनेंस आना चाहिए, करोड़ों रुपया खर्च करके हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर के वहां लोगों को बना के लाते हैं। मेरी बात सुनिए आर्को साहब, एक मिनट पारिक साहब, आर्को साहब मेरी बात सुनिए। यहाँ इस डिबेट में, इस चैनल पर मेरी डिबेट में आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि किसी एक वर्ग की बात उठाई जाती है। ये सवाल जब अलवर में गैंगरेप हुआ था, जब करने वाले भी हिंदू थे और पीड़िता भी हिंदू थी, तब भी मैंने उठाया था मानचंद खंडेला साहब, और आज फिर इस बात को फिर ये सवाल उठा रहा हूं। जो मुकेश पारिक साहब ने कहा कि अपराधी की जात नहीं होती, तो पीड़ित की जात कैसे तय हो जाती है इस देश में? अगर दलित पीड़ित है तो उसके पीछे दलित खड़े हो जाएंगे, अगर मुसलमान पीड़ित है तो उसके पीछे मुसलमान खड़े हो जाएंगे। ये कैसे, ये सिलसिला कैसे, ये सिलसिला क्यों? देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि उसमें मुसलमान ही नहीं थे, बल्कि पता नहीं किधर किधर के लोग सुन करके वहां आए कि इतना बड़ा जुल्म, इतनी बुरी हालत। आप पहले ही ऐसी बात कह चुके हैं आर्को साहब, आप उनके गुस्से को जस्टिफाई कर चुके हैं। एक बात समझ में ये नहीं आती, आप इतने सीजन्ड आदमी हैं। एक मैं बात पूछना चाहूंगा, अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बड़ी सबने निंदा की, बड़ी खतरनाक दुर्घटना थी, लेकिन उसमें वहां राह में जो चलने वाले था उसका क्या दोष था? वहां जो उसके आसपास मकान में जो रहता था उसका क्या दोष था? जो वहां पर दुकान चलाता था उसका क्या दोष था? उस पर क्यों हमला हुआ? उसको किस बात को लेकर ऊपर हमला हुआ? नंबर 1, आपने जो एक आरोप लगाया कि वहां पर 7 बार ऐसा हो चुका, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं आर्को साहब। अब मेरी एक मिनट देखिए, आप बोले जब मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला, आप अपनी क्लियर कर लें इस बात को। अगर एक FIR ऐसी दर्ज हुई हो, जयपुर में एक अखबार में ऐसा खबर, जयपुर के लिए आप ये नहीं कह सकते, जयपुर में कहीं भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये आपका गलत आरोप है। और इस बात का आप जवाब दीजिए कि मैं अगर वहां पर रास्ते में जा रहा हूं तो मेरा क्या आरोप है, मेरा क्या लेना देना उस घटना से कि वहां पर राहगीर की पिटाई होती है, वहां पर दुकान चलाने वाले के साथ पथराव होता है, वहां पर मकान पर रहने वाले के घर में घुस के उसके ऊपर हमला होता है, उसका क्या लेना देना है वहां पर इस घटना से? और ये घटना तो सब निंदा करते हैं, हम खुद कहते हैं कि धर्म में, जात में, और इसमें इस चीज का क्या लेना देना है अपराधी से? अपराधी किसी जाति का होता है, अपराधी किसी धर्म का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है और उसको अपराधी की निगाह से देना चाहिए। चाहे आपका धर्म हो, चाहे आपकी सरकार हो, हर आदमी को उसको अपराधी के रूप में देखना चाहिए। देखिए मैं आपको ये बता दूं, जो कुछ हुआ हमने इसकी निंदा भी की है, और हमने इतना ही नहीं बल्कि हमने बाकी दलित समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया। 25 आदमियों को लेकर के पहले हम कमिश्नर साहब से मिले 3 तारीख को। कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि साहब ये शांति कायम करने के लिए संगठन के लोग इकट्ठे होकर के वहां जाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग वहां जाकर के शांति कायम करने के लिए कोशिश करें। तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं, वाकई हम ये जब तक संगठन जाएंगे और संगठन जाके समझाएंगे, इससे जल्दी शांति कायम होगी। आपने बहुत अच्छा किया है, आपकी ये सोच अच्छी है, और तमाम लोग धर्म के लोगों को ले जा करके और उस मोहल्ले में जाकर के आप कीजिए। इतवार को हम 25 आदमियों को लेकर के थाने गए और थाने जाकर के डिप्टी साहब से मिले। डिप्टी साहब ने इंचार्ज साहब से कहा कि भाई इनको उन पॉइंटों पे भेजो कि जहां जहां इस तरह का उग्र हुआ है, ताकि ये वहां का नौजवान, वहां के 40 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोग तो इस बात के लिए कह रहे हैं कि हमने बहुत मना किया लेकिन हमारे नौजवान हमारे बस की नहीं रहे, और अभी भी हम ये मानते हैं, कमिश्नर साहब ने कहा, उन्होंने डिप्टी साहब ने, कि अभी भी ये मानते हैं कि 40 वर्ष की उम्र वालों में इस बात की शर्मिंदगी भी है, उन्होंने रोका भी है, उन्होंने समझाया भी है, लेकिन नौजवान आज भी दोनों तरफ के समुदाय के आज भी नहीं मान रहे। आज भी वो इसी तरह की एक्शन करने के बात यही तो है आर्को साहब, दोनों आदमियों के लिए उन्होंने कहा, जब तक पकड़ा नहीं गया अपराधी तब तक बस्तियों के अंदर मेहनत दोनों तरफ हो गई, उसमें काम करी। इसमें तरफ का तो कोई सवाल ही नहीं था, इसमें तरफ का तो कोई सवाल ही नहीं था, और सामी बस्ती में और मुस्लिम बस्ती में, भट्टा बस्ती में, नारी के नाके, जहां जहां हमें टाइम मिला, और फिर उसके बाद में हमने वहां सबसे मिलकर के फैसला किया कि हम 2 दिन बाद फिर आएंगे और आप लोगों के घरों में बैठ करके चाय पानी पिएंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान आपस में नहीं लड़े। आपस में लड़के हम किसका कर रहे हैं? एक दूसरे को खून के प्यासे क्यों बनना चाहते हैं आप जो मुलजिम है,
जिसने पहली चीज तो वो पकड़ा गया, जिसके और बारे में मुल्जिम की तब कोई तक जात नहीं होती है, जिसके बारे में ये तो तब तक पता ही नहीं था कि सर कौन मुल्जिम है, कोई जात उससे नहीं होती पहले है। दो तरफ कैसे हो गई, ये हैरानी की सवाल बात ये है। है, जब तक कन्हैया साहब नहीं आप पकड़ा कैसे देखते हैं इस पूरे मामले जब को? तक देखिए, नहीं पकड़ा मैं गया ये था, कह रहा हूं, तब तक की मैं बात अब आपको हो गया बता ये, रहा हूं। अब मैं समझता हूं बहुत कम समय बचा है, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। यानी दिल्ली में एक, मैं तो जानता नहीं डेजिग्नेशन क्या होता है, लेकिन हाँ एक मुस्लिम भाई ने जो कि डेजिग्नेटेड है, उन्होंने खुलेआम ये कहा जी। कि अब हमारे युवा बर्दाश्त करने से बाहर हो गए हैं और हम सब कुछ करने को तैयार हैं। यानी हम, अगर आपने आदेश दे दिया तो पता नहीं क्या होगा। एक ये भी बार बार जो ना ये सब वायरल हो रखी है, तो अगर 15 मिनट के लिए आप पुलिस को हटा दीजिए, उसके बाद में 20 करोड़ मुसलमान और इतने करोड़ ये हिंदू, इनका हम क्या कर देंगे। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, मैंने विजुअल देखा सोशल मीडिया में, तलवारें कम से कम 1000, और उसके बाद में ये कहा कि अब तो बदला लेंगे बदला लेंगे बदला लेंगे। देखिए एक मिनट, ये एक तरफा बात सुनिए, एक तरफा बात किसी नहीं गलत बात है। अरे मेरी बात सुनिए सर, नहीं फैलानी चाहिए। अरे सर मैं कह रहा हूं अब आप इसके आगे मैं लोग बात गलत करूं की बात मत बढ़ाओ। सर, मैं उसके बात आप आगे, लोगों के अंदर देखिए सवाल ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तटस्थ होकर बात कर रहा हूं और मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, मैं अपनी बात, देखिए मैंने कहा ही नहीं, अगर मैंने देखा तो मैं कहूंगा। हमारे यहाँ तो चक्कू भी नहीं मिलेगा। अरे अरे मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं की बात कर रहा हूं। कहीं नहीं मिलेगा साहब, मुसलमान उसका है ही नहीं। अच्छा ये सुन लीजिए ना एक मिनट, अब फिर वही आपकी बात सुनिए ना। अब जब मैं आपकी बात बहुत धैर्य से सुन रहा था, इसलिए सुन रहा था क्योंकि बोलिए। संवेदनशील मामला है, इनकी संवेदनाएं ब्रेक कर लेने दो। बोलिए। चौथी बात मैं आपसे कह रहा हूं, जिसके बारे में आरोप लग रहे हैं, जिसको सिकंदर कहें या कीटाणु कहें, उसमें मेरे ख्याल से 56 तो वारदातें कर चुका। हाँ। अब जब 56 या जो भी कुछ है, अब सब तरह की वारदातें की उसने, और उसके बारे में इस तरह की जो अफवाह फैलाई जा रही है, उसके HIV है, और उसके बाद में 56 वारदात करने के बाद में शासन और प्रशासन के ऊपर तो प्रश्न उठेंगे, आखिर क्या हुआ। इसके बाद आगे की बात मैं कहना चाह रहा हूं, उसमें भाव ऐसे बनाया गया कि जो पीड़ित है वो तो एक विशेष वर्ग की है, संप्रदाय की है, और पीड़ा पहुंचाने वाला जो है वो दूसरे संप्रदाय का है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। सारा बवाल तो पहले ही हो गया, हो मैं सकता है पहले नहीं की होगा। बात कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, हाँ। पहले इसलिए ये सारा मामला हुआ। और ये हुआ कैसे कि बाइफरकेशन वाला मामला है हर जगह। जैसे अगर मान लो इन्होंने आरोप लगाया, तो मैं इस आरोप को इस रूप में सही नहीं मानता हूं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से पता लग गया, अगर हमने बाइफरकेशन की लीक खींचने की राजनीति करी तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये इलेक्शन में प्रमाणित हो गया। अब मैं समझता हूं कम से कम जानबूझकर वो इस प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे। इसके आगे की बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो भी विधानसभा में हुआ, अब विधानसभा में बिना मतलब विधायक जो है अपने आप को बलशाली बताना चाहते हैं, जबकि विधानसभा तो एक ऐसी जगह है जहां पर सबको केवल जो है ना इस तरह समन्वय की बात करनी चाहिए, लेकिन हम उग्रता की बात कर रहे हैं। और एक अंतिम बात जो संदर्भ में आपसे कहना चाह रहा हूं, सवाल यह है, इस तरह की बातें बढ़ती जा रही हैं, वातावरण उग्र होता जा रहा है, और सोशल मीडिया उसमें बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, और इसका अंत क्या होगा इसके बारे में बिल्कुल अपने आप में साइन ऑफ इंटरोगेशन नकारात्मक है। बिल्कुल ये इस तरह की जो वातावरण है उसमें मैं समझता हूं ये सोचना चाहिए क्या किया जाए। एक सेकंड और लूंगा। जी, जी। शांति समितियां सब थानों में बनी हुई है, और उसमें सारे के सारे शांति समितियां जो थी उसका क्या हुआ। उसके बाद में यह हुआ कि साहब हमने सब जगह ये कर दिया, उसका क्या हुआ। अब सवाल जवाबदेही किसी की तो होगी, प्रशासक की होगी, पुलिस प्रशासक की होगी, शासक की होगी। अगर किसी की नहीं है तो एक बात लास्ट में, कि एक ही व्यक्ति के पास में मुख्यमंत्री का पद भी होगा, फाइनेंस का भी होगा, और आपका होम का भी होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी होगा, तो निश्चित रूप से एक अपने आप में सीमा है एक व्यक्ति की। इसलिए वास्तव में अब इसको बाइफरकेट करना चाहिए, इस बात को कि दायित्व को चाहिए जिससे कि एक व्यक्ति पर दायित्व डाला जा सके। ये जब तक नहीं होगा मैं समझता हूं कि ये बातें बहुत डेंजरस हैं, विकास के लिए भी है, समाज के लिए भी है, राजनीति के लिए भी है, व्यक्ति के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, इस समूह के लिए भी है, उस समूह के लिए भी है। कुछ कहना चाहते हैं मुकेश जी आप? बिल्कुल, 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। मैं ये कहना, अपनी बात कहिएगा, बिल्कुल। और को साहब आपको भी 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पुलिस को और प्रशासन को, जिन लोगों ने इस प्रकार की उकसाने की कार्रवाई की है, जिन्होंने इस प्रकार के बवेला जो मचाया है, जिस प्रकार से नुकसान किया है राजकीय संपत्ति का भी और निजी संपत्ति का भी, सरकार को उनके खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए, जिसके कारण भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस तरह से भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी इन घटनाओं की, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं जी, अगर सख्ती के साथ पेश आए तो। और को साहब आपका क्या मानना है? मेरा ये कहना है साहब कि इस वक्त हम सब समुदाय के लोगों को जिस तरह आग जल रही है तो उसके ऊपर बजाय तेल डालने के पानी डालना चाहिए, ताकि उसको बुझाएं। इस वक्त ये नहीं देखें कि गलती किसकी है और किसकी नहीं है, पहले आग बुझाएं, बाद में बैठ करके तय कर लेंगे
कि किसने गलती करी थी उसको सजा भी दे देंगे, लेकिन अभी का माहौल हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमें सबको भाइयों की तरह रहना चाहिए। यही पैगाम लेकर के हम बस्तियों में गए थे ठीक। और हम बराबर जाएंगे, जी। कंटिन्यू जाएंगे, सब समुदाय के लोगों को लेकर जा रहे बहुत हैं कि बढ़िया। भाई जो गलतियां हुई है हम कहते हैं हमें माफ कर दो भाई, हमारे बिल्कुल बच्चों ने गलती कर दी, लेकिन इसको बढ़ाओ मत, ठीक। इस आग को जलने मत दो, बिल्कुल ठीक। इसको एकदम बुझाओ। और हम सबको बुझाना चाहिए। हम इस मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे ये निवेदन करते हैं और हर समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि भाई खुदा के वास्ते आप लोग ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे हमारे शहर का माहौल बिगड़े, हमारे लिए बदनामी हो, ठीक। हमारे पे दाग लगे। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर किसी समुदाय ने गलती की है तो इससे हमें एक माफ कदम करने की आगे आदत जाइए। सुधारनी हाँ, चाहिए। इससे एक कदम आगे हमें जाइए। माफ कोई करना कुछ चाहिए। करे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। आप तो कम से कम इस स्टैंड पे तो रहिए सर। और चिंता उन लोगों को लेकर होती है दरअसल, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दूसरे किसी धर्म के हों, जो ये कहते हैं कि हम आग बुझाने जा रहे हैं, लेकिन दरअसल पानी की आड़ में तेल डालते हैं। यहाँ पे बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।